नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वाला के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि जीके सेट 1 है जो स्टार्ट कर दिया गया है शुभम सर के द्वारा, और पहले के वीडियोस में मैंने आप सभी को बता भी दिया था कि आगे चल के है जो हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस सेट हम लोग यूट्यूब पे पब्लिकली कराने जा रहे हैं। तो उसी के संदर्भ में है जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सबसे पहला प्रैक्टिस सेट 1 है जो आ गया है आप सभी के सामने। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो इसमें हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आप सभी का प्रैक्टिस यूट्यूब के थ्रू भी होता रहे। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो हम लोग जितने भी क्वेश्चन आप सभी को कराया जाएगा, लगभग हम लोग का टारगेट है कि आपको 25 से जो 30 प्रैक्टिस सेट करवाएं, जिसमें हम लोग 250 के करीब है जो आप सभी को क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। तो ये अभी आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होने वाला है, जो भी स्टूडेंट बिहार बीएड 2023 के लिए है जो प्रिपरेशन कर रहेंगे। और जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन बिल्कुल बिहार बीएड प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसके अनुसार से किया जाएगा। और 100% है जो चांसेस, अगर इस सारे क्वेश्चन को आप लोग बना लेते हैं तो आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो पहले क्वेश्चन सॉल्व करते खुद से, उससे बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाएगा कि आप सही क्वेश्चन को है जो सही तरीके से बनाएं, और आपका है जो बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 में मार्क्स है जो अच्छा आए। इसमें हमारा मेहनत रहेगा, और अगर आप सभी लोग जो हमारे मेहनत जो हम लोग पढ़ाते हैं उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज है जो सबसे पहला क्लास है जीके सेट आपका टी एल ई सेट 1 है। तो ये देखना इंपॉर्टेंट भी होगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस क्या है, बिहार बीएड के द्वारा जो सिलेबस निर्धारित किया गया है उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। और आपको बताते चले कि 2018 में तो थोड़ा इधर उधर से करते जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे 19, 20, 21, 22 में अगर आप जा करके देखें तो पूरा का पूरा सिलेबस से ही टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन पूछा है। तो सिलेबस है जो मैं थोड़ा सा आप सभी को समझा देता हूँ। बाय द वे, अगर आप लोग बोलिएगा तो सिलेबस को पूरा इलोबरेट करके भी वीडियो आप सभी के सामने ला दिया जाएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड का है जो पूरा सिलेबस क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। इससे रिलेटेड एक अलग वीडियो हम लोग ला देंगे, लेकिन इस वीडियो में चूंकि हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहले से हम लोग थोड़ा सा देख लें कि सिलेबस में क्या क्या है। तो देखिए, सिलेबस को है जो तीन 6 पॉइंट में है जो बांटा हुआ है। 6 पॉइंट में है जो सिलेबस को दिया हुआ है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या दिया गया है बिहार बीएड के द्वारा, मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेस इन स्कूल, नीड एंड इफेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर हम लोग बात करें स्कूल में, तो स्कूल में 2 तरह के रिसोर्सेस होते हैं। सबसे पहला है जो ह्यूमन रिसोर्स और दूसरा फिजिकल रिसोर्स। तो यहाँ पे फिजिकल रिसोर्स यानी है जो स्कूल का बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग में लाइब्रेरी हो गया, ग्राउंड होना चाहिए स्कूल में। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को सबसे पहला टॉपिक में पढ़ना है। जो हमारी बिहार बीएड की कोर्सेज चल रही हैं उसमें हम लोग है जो सारे टॉपिक को इलिब्रेट करके अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों की पढ़ाई है जो कराई जा रही है। तो आप है जो हमारे कोर्सेज के साथ भी जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, फिजिकल रिसोर्सेज का मतलब आप सभी को बता दिया, और इसमें इसकी ज़रूरत क्या है, लाइब्रेरी की ज़रूरत क्या है, और उससे इफेक्ट क्या पड़ता है स्टूडेंट पे। तो इन सब चीज़ों को है जो पहला टॉपिक में पढ़ना है। फिर जो दूसरा टॉपिक है स्टूडेंट रिलेटेड इशू, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, शिक्षक और छात्र के बीच किस प्रकार का रिलेशनशिप होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, उसके बारे में दूसरे में पढ़ना है। फिर स्टूडेंट को मोटिवेट करके कैसे रखें, डिसिप्लिन स्टूडेंट के अंदर कैसे लाएं, लीडरशिप क्वालिटी कैसे लाएं, एक स्टूडेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये है जो दूसरे पॉइंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तीसरे में क्या है, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, पढ़ने और पढ़ाने का जो प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे एक अच्छा टीचर किस प्रकार का होता है, अच्छा टीचर किस प्रकार से है जो अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है, इफेक्टिव टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। हैंडलिंग ऑफ द स्टूडेंट को किस प्रकार से है जो हैंडल करना है, तो स्टूडेंट के साइकोलॉजी को भी हम लोग समझेंगे। फिर क्लासरूम किस प्रकार का होना चाहिए, स्टूडेंट टीचर के बीच कम्युनिकेशन किस प्रकार से होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर कैरिकुलर एंड एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज सच एज डिबेट का किस प्रकार से स्टूडेंट पे प्रभाव पड़ता है, डिबेट कराने की ज़रूरत क्या है, स्पोर्ट्स का क्या ज़रूरत है। तो देखिए, स्पोर्ट्स है जो फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किस प्रकार से करना है छात्रों को, इसके बारे में उससे ज्ञान मिलता है। फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ कैसे कराना चाहिए, उसकी ज़रूरत क्या है, उससे फ़ायदा क्या है, इसके बारे में है जो हम लोग चौथे पॉइंट में पढ़ेंगे। फिर 5वें पॉइंट है जो सिलेबस का 5वां पॉइंट है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन स्कूल। देखिए, मैंने बताया था कि 2 तरह के रिसोर्सेस स्कूल में पाए जाते हैं, पहला ह्यूमन रिसोर्सेस, दूसरा फिजिकल रिसोर्सेस। तो अब आ गया ह्यूमन रिसोर्सेस यानी प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल को ही हेड मास्टर भी बोलते हैं, टीचर हो गया, नॉन टीचिंग स्टाफ, इन सब का क्या रोल होता है स्कूल में, स्टूडेंट के बीच इन सब का रिलेशनशिप किस प्रकार से रहना चाहिए, पेरेंट्स के बीच में किस प्रकार से रिलेशनशिप रहना चाहिए। तो मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस इन स्कूल। और आखिरी जो पॉइंट है फिजिकल इन्वायरमेंट। देखिए, इन्वायरमेंट सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी स्टूडेंट के जीवन को अच्छे बनाने के लिए। वो जिस प्रकार के इन्वायरमेंट में रहेगा उसी के हिसाब से उसका डेवलपमेंट होगा, विकास होगा।
तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट किस प्रकार से बनाया जाए, उसके क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, जैसे प्लेग्राउंड हो, आपस में डिबेट वगैरह होते रहे, तो सारी चीज़ों को जोड़ करके है जो हम लोगों को पढ़ना है। और सिलेबस जितना है इतना ही है, और इतना ही से 2022 का मैं क्वेश्चन अभी सोल्व करके ही आया हूँ। सारे क्वेश्चन को मैंने एक अच्छे तरीके से पढ़ा, उसको समझा, और उसके बाद मैं आप सभी को ये कंफर्म 100% कर सकता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुसार को देखते हुए, ये पूरे के पूरे बिहार बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें सिलेबस, टीचिंग एप्टीट्यूड्स का जो सिलेबस है उसी से पूछता है। रीजनिंग में एक दो, रीजनिंग में भले है जो 25 क्वेश्चन में से आप 15 क्वेश्चन मान के चलिए जो सिलेबस दिया है उसके अलावा भी पूछ लेता है, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड में इसी प्रकार से पूछता है। और अगर टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, थ्योरी प्लस आप सभी लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों करना चाहते हैं, तो आप हमारे एजुकेशन वाला के द्वारा है जो कोर्स लॉन्च किया गया है इससे आप जुड़ सकते हैं। इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर आप सभी को प्रोवाइड कराए जाएंगे। बेस्ट फैकल्टी मेंबर, अभी आपने देखा ही मैंने किस तरीके से आप सभी को सिलेबस को समझाया, इसी प्रकार से आपके सारे क्लासेस चलेंगे। पीडीएफ नोट्स बाइलिंगुअल में आप सभी को प्रोवाइड कराया जाएगा। चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, टॉपर स्टॉक, डाउट क्लियर सेशन, आपके कोई भी डाउट होगा तो वहीं पे हमारे एप्लीकेशन पे ही ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे आप सभी को प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। आप पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। जो हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे भी आप सभी लोग संपर्क करके आप कोई भी डाउट अभी भी पूछ सकते हैं। ये कोर्सेज से किस प्रकार से जुड़ना है, देखिए कोर्स का फी है जो 1999 है, लेकिन इसको अभी 75% डिस्काउंट करके 499 किया हुआ है। और इसमें भी अगर आप फर्स्ट 50 कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको 100 और ऑफ हो जाएगा। तो लक्ष्य बैच 2023 से जुड़िए, आपका 100% हम गारंटी लेते हैं आपका सरकारी कॉलेज दिलवाने का। तो चलिए, आप है जो जुड़ने के लिए है जो एजुकेशन वाला ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर से संपर्क कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोगों ने सिलेबस तो देख ही लिया, अब आ जाते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये आपका टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट TLE का सेट 1 होने जा रहा है। चलिए सबसे पहला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या आप बोल रहा है, शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सर्वोत्कृष्ट रूप का मतलब क्या हो गया, बेस्ट फॉर्म। एजुकेशन को बेस्ट फॉर्म में डिफाइन कैसे किया जा सकता है, मतलब उसका डिफिनीशन यहाँ पे बताना है, और वो डिफिनीशन ऐसा हो जो कि बेस्ट हो। सर्वोत्कृष्ट रूप से उसको किस प्रकार से एजुकेशन को डिफाइन किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं, बौद्धिक अभिवृद्धि के आधार पर। ये पॉसिबल ऑप्शन है, ठीक है, चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं। फिर देते हैं दूसरा ऑप्शन की ओर, अन्य व्यक्तियों के अनुमानों की जांच के आधार पर। तो देखिए ये इंडिविजुअल स्तर पर चल जा रहा है, एक पार्टिकुलर सिंगल आदमी के अनुभवों के आधार पर चल जा रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, बी हमारा कट गया। अब आ जाते हैं सी पे, एक सब व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर। ठीक है, व्यक्ति सब है ये बात ठीक है, लेकिन ये भी है जो इंडिविजुअल स्तर, यानी एक सिंगल आदमी के अनुभव के आधार पर किया जा रहा है, तो ये भी होगा। जब शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप से करना है डिफिनीशन, तो ये यूनिवर्सल होना चाहिए, सभी जगह लागू होने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर सिंगल आदमी के अनुभव के अनुसार होना चाहिए। तो बी और सी तो ऐसे ही कट गया। अब डी ऑप्शन में क्या है, ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती हो। तो दूसरे व्यक्तियों यानी ये यूनिवर्सल की बात कर रहा है, सभी लोगों के लिए बात कर रहा है। तो पहला और डी है जो ए और डी ऑप्शन में दिख रहा है। पहला में क्या है, बौद्धिक अभिवृद्धि के आधार पर है जो ये बोल रहा है, ये भी है जो पर्टिकुलरली जा सकता है, लेकिन अगर इसके बेस्ट डिफिनीशन की फॉर्म अगर हम लोग देख सकते हैं, ए भी यहाँ पे दिखेगा आपको और डी भी लगेगा, लेकिन इसका सही आंसर है एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती हो, ऑप्शन नंबर डी। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसा महसूस होगा कि दो जाएगा और 2 गलत हो जाएगा और 2 है जो लगेगा कि सही है, और उसी में से आपको बेस्ट फॉर्म चुनना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती हो। शिक्षा का बेस्ट फॉर्म में यही डिफिनीशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग आ जाते हैं। शिक्षा को परिभाषित किया जाता है, देखिए पिछला में क्या था, बेस्ट फॉर्म में परिभाषित करना है, अब इसमें क्या है, परिभाषित करना है शिक्षा को। तो जीवन के तैयारी के रूप में ये पॉसिबल हो सकता है। दूसरा हम लोग देते हैं विद्यालय शिक्षा के पारिवाची शब्द के रूप में, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। विद्यालय शिक्षा के पारिवाची के रूप में शिक्षा को हम डिफाइन कर देंगे। फिर ज्ञान अर्जन के रूप में ये हो सकता है। चौथा क्या है, अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। अब देखिए जीवन की तैयारी हम है जो अनुभव के द्वारा करते हैं, तो ए है जो डी में आ जा रहा है। दूसरा सी है ज्ञान अर्जन के रूप में, ये भी पॉसिबल है, शिक्षा को परिभाषित करने के लिए ज्ञान अर्जन के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्ञान वृद्धि के रूप में ए और सी दोनों को है जो डी के अंदर ला दे रहा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा
डी। इसमें पॉसिबल ए भी दिख रहा था, सी भी दिख रहा था, डी भी दिख रहा था, लेकिन इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि ए और सी दोनों आ जा रहा है और डी एक है जो बेस्ट डिफिनीशन बन रहा है क्वेश्चन के अनुसार से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत क्या है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, पर्पस ऑफ एजुकेशन का मेन सोर्स, शिक्षा का उद्देश्य मतलब हम लोग जो पढ़ते लिखते हैं इसका जो उद्देश्य का मूलभूत स्रोत क्या है, हम लोगों को किस प्रकार से पता चलता है कि ये चीज़ें हम लोगों को पढ़ने चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य ये चीज़ होना चाहिए। जैसे शिक्षा का उद्देश्य हम लोगों का क्या क्या है कि हम लोग को एम्प्लॉयमेंट मिले, एक अच्छे इंसान बने, तो ये किस चीज़ से आता है, मानव के अनुभव के द्वारा ही ना आता है। हम लोगों को अगर खाना नहीं मिलता है तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग के पास पैसा रहे यानी एम्प्लॉयमेंट रहे, तो ये एक उद्देश्य पता चला। शिक्षा का उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है। तो और शिक्षा का उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि हम लोग अच्छे सभ्य व्यक्ति बने, तो ये भी मानव अनुभव के द्वारा ही पता चलता है। तो इसलिए डायरेक्ट इसको मैंने आप सभी को बता दिया, मानव अनुभव। शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेज ये तो होता ही नहीं, व्यावसायिक संगठन एक हिस्सा हो सकता है, शिक्षण मनोविज्ञान एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन मानव अनुभव के अंदर सारी चीज़ समाहित है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत है मानव अनुभव। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग आते हैं। शिक्षा के लक्ष्यों का निर्धारण में प्राथमिक दायित्व का निर्वाह किया जाना चाहिए। शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण मतलब हम लोग जो एजुकेशन है, एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव होगा इसको हम लोग किस प्रकार से पता करेंगे कि हम लोग जो पढ़ते हैं वो हम लोग क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, शिक्षा का लक्ष्य क्या होगा, हम लोगों का जो पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं, इसका निर्धारण प्राथमिक दायित्व यानी प्राइमरी स्टेज पे कहाँ पे हम लोग इसका निर्वाह कौन करता है, प्राइमरी स्टेज पर कौन इसका देख रेख करता है, तो शिक्षक करता है। शिक्षक तो स्कूल में जाते हैं तब करता है। प्रशासक तो घर तक पहुँच ही नहीं पाता है। अब डीएम है तो हमारे घर में आकर के हमको सिखाएंगे, वो भी प्राइमरी स्टेज पे जब हम बच्चा हों, कि किस प्रकार से हम लोगों को शिक्षा का दायित्व होना चाहिए। फिर पाठ्य पुस्तक के लेखन को, पढ़ना लिखना तो तब जानेंगे जब हम क ख ग घ सीख जाएंगे, उसके बाद में पढ़ना लिखना जानेंगे। चौथा क्या आ गया, समाज को, तो इसका सही आंसर होगा समाज, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है उसी से वो घर के अंदर रहना शुरू करता है, घर भी एक समाज का हिस्सा है। फिर वो जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो खेलने कूदने जाता है, तो माता पिता सिखा करके भेजेंगे कि किस प्रकार से है जो तुमको है जो समाज में रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो शिक्षा के लक्ष्यों का निर्धारण प्राथमिक दायित्व का निर्वाह है, जो प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक दायित्व का निर्वाह कौन करता है, समाज को करना होता है, ठीक है। आप सभी को आशा है कि ये भी क्वेश्चन आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी विशेष के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे किसी विशेष का मतलब पहले समझ ली। किसी विशेष का मतलब बोल रहा है पार्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट। अब कोई भी सब्जेक्ट का मतलब आप पढ़ाई से रिलेटेड कर सकते हैं, डिबेट लिख सकते हैं, डिबेट कह सकते हैं, क्रिकेट कह सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स कह सकते हैं, पेंटिंग कह सकते हैं। तो कोई भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी विशेष पार्टिकुलर के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। जैसे डिबेट होने वाला है तो इसके लिए इसका निर्धारण, इसका जो उद्देश्य होगा डिबेट का उद्देश्य, उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो शिक्षक के द्वारा, ये एक पॉसिबल ऑप्शन है। समान व्यक्ति के द्वारा, ये तो होगा ही नहीं। विषय वस्तु के आधार पर, तो ये डिबेट है, ये इसका जो सब्जेक्ट मैटर है इसके आधार पर, तो ये एक पॉसिबल आउटकम है। और चौथा क्या है, विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाली क्रियाकलाओं के द्वारा। तो कक्षा में ये जो डिबेट होगा कक्षा में ही संपन्न होगा, और विषय वस्तु को भी इसमें दे दिया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सब्जेक्ट मैटर जो डिबेट होने वाला है, जो कोई या फिर कोई भी विशेष पार्टिकुलर कोई भी चीज़ हो, उसका जो उद्देश्य है वो उसका सब्जेक्ट मैटर साथ ही साथ कक्षा में संपन्न होने वाली क्रियाकलापों के द्वारा होता है। तो आशा करते हैं आपको जो ये पांचों क्वेश्चन, हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, आगे चल कर है जो जीके सेट 2 में हम लोग कोशिश करेंगे कि 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाएं और आप सभी को जितना से जितना ज़्यादा है जो क्वेश्चन सॉल्व करा सके, ताकि आप सभी का बीएड प्रिपरेशन है जो अच्छे से हो पाए। बाकी अगर आप थ्योरी की क्लास, जैसे कि हमने आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया, लेकिन थ्योरी भी आप अगर करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज से जुड़िए, ऑनलाइन कोर्सेज है, वहाँ आपकी 100% तैयारी करवा दी जाएगी और आपको बिहार बीएड में गवर्नमेंट कॉलेज जो मिलने का सपना है वो बिल्कुल पूरा होगा। तो जुड़िए कोर्सेज के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और ये जो जीके सेट है और टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट सेट है, उसके बाद फिर हिंदी सेट, इंग्लिश सेट, ये सारी सेट अब शाम को है जो आप सभी को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।